नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी टाइम्स। आपके साथ मैं रागनी श्रीवास्तव। अक्सर आप देखते हैं कि शाहजहांपुर के कोने-कोने से खबर निकाल कर लाते हैं, तो आज वहीं आए हैं हम लोग बरेली में। और बरेली में एक हमारे मित्र हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। और बरेली में जगह-जगह पर जो ऐसी समस्याएं हैं जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते, वैसी समस्याओं को लोगों तक लाते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। लेकिन उनके आगे भी काफी समस्याएं आती हैं, जैसे सभी के सामने आ रही हैं। आज मिलवाते हैं आपको उनसे और जानते हैं कैसे संघर्ष के साथ वो अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं और जगह-जगह पर जाकर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मिलवाते हैं आपको रमेश राजपूत जी से, जिनका चैनल यूट्यूब पर एक्सपोज टुडे न्यूज के नाम से चल रहा है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। धन्यवाद रागनी, और आपके सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तक आई हैं, शाहजहांपुर से बरेली 80 किलोमीटर का सफर तय किया, ये जानने की कोशिश करने के लिए कि सच क्या है। तो पहले तो ये बताइए कि अभी हाल ही में आपके साथ एक मामला हुआ जिसमें अस्पताल में कैसे गए थे आप, क्या कवरेज करने गए थे और क्या हादसा हुआ? अच्छा, होता क्या है ना कि रागनी, हम लोग जो काम करते हैं वो बड़ा रिस्की होता है। स्वच्छ भारत अभियान का मिशन एक प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, और उस मिशन में उन्होंने खुद झाड़ू उठाई थी, मुख्यमंत्री ने झाड़ू उठाई थी। हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इतना सब होने के बाद भी ये मिशन कहीं न कहीं अधूरा है, और जो शहर का एक बड़ा वर्ग है वो भी इससे अछूता है। सिविल लाइंस एरिया में एक हॉस्पिटल हमें दिखा जिसके पास बहुत कूड़ा करकट पड़ा था, नाले जाम थे उसके। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनका हॉस्पिटल था वो। हमने बाहर खड़े होकर कवरेज की, लाइव दिखाने का प्रयास किया कि जैसा है वैसा ही दिखाएंगे। देखते देखते हमारी नजर जब अंदर पड़ी हॉस्पिटल की लॉबी में, तो वहाँ गुटखा पान मसाला थूका हुआ था, हमने वो भी दिखाया। वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे थे, 3-4 मिनट ही हुए थे हमें। हमने वहाँ आवाज भी लगाई, स्टाफ से पूछा भी कि भाई कोई जवाब देने के लिए आए तो हम बताएं, उससे बात करें। कोई नहीं आया वहाँ पे। फिर पीछे से उसके एक मैनेजर आते हैं, उन्होंने हम पे हमला बोल दिया। आते ही आते कैमरा छीन लिया, कैमरामैन की चोट लगी, उसके आंख वाँख सूज गई है। हम लोग, जब पूरा स्टाफ हमारी तरफ दौड़ा तो हम भाग के जान बचाई और गेट के बाहर आ गए। जब हम मेन रोड पे आ जाते हैं तो हमें डॉक्टर जिनका वो हॉस्पिटल है, वो गेट के बाहर आते हैं अपनी टीम के साथ, सबके साथ, और एकदम मतलब आनन फानन में कुछ भी समझ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। उन्होंने हमें खींचा, कॉलर पकड़ के, हाथ पकड़ के, माइक तोड़ दिया, मोबाइल टूट गया। हमें खींच के अंदर ले आने लगे और बोल रहे थे कि अंदर पकड़ के बंद करो, वहीं मारेंगे। इस तरह की घटना हुई। पड़ोसी लोग आ गए, वहाँ पे रास्ता था, मेन रोड है सिविल लाइंस का, कई लोग आ गए, उन्होंने आके हम लोग को बचाया। कोतवाली भी गए हमने, काफी डॉक्टरों का दबाव बना, हमारे पास सब कुछ बना। सवाल ये नहीं है कि मतलब दबाव बन रहा है कंप्रोमाइज करने का, दबाव आप पे और तरीके का बन रहा है, अननेसेसरी आप पे मुकदमा लिखवाने का दबाव बन रहा है कि हम ये कहेंगे साहब हमारे अस्पताल में उसके नर्सों के साथ बदतमीजी की। मैं रागनी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी कि ये मैटर क्या है। मैं उस तरफ जा रहा हूँ कि ये जो पूरा मामले के पीछे जो मानसिकता है वो आप समझो जरा। बड़े डॉक्टर बड़े डॉक्टर एक तो अवैध रूप से अस्पताल चला रहे हैं, अस्पताल पूरा गलत बना हुआ है, दारू भी पीते हैं डॉक्टर साहब, सब कुछ है। उसके बाद उनका स्टाफ जो उनका साथ देता है ऐसी स्थिति में, और उसके बाद वो नर्स जो वो कहते हैं कोतवाली में जाकर कि साहब नर्स स्टेटमेंट दे देंगी। 5,000 रुपए की नौकरी या 7,000 की नौकरी वो नर्स करती होंगी, आपने 5,000 7,000 में खरीद लिया उन्हें और वो बिक गई। उनके भी अपने भाई होंगे, उनके भी अपने पिताजी होंगे, और भी फैमिली में लोग होते हैं। सोच के देखिए कि अगर उन पर कोई लड़की इस तरीके से कहे कि मैं स्टेटमेंट देती हूँ, गलत मुकदमा लिखा देती हूँ छेड़-छाड़ का, तो क्या होता है? सवाल ये है कि समाज को समझना पड़ेगा हर स्थिति को। हम ये प्रयास करते हैं, भले ही मुकदमा हम हार जाएँ, हम इस ये लड़ाई को ना जीत पाएँ, क्योंकि उनके साथ बड़े-बड़े लोग हैं, हमारे साथ कोई बड़े लोग नहीं खड़े हैं। मेरा प्रयास आखिरी तक यही रहेगा कि जो सच है, उसे वैसे का वैसे ही दिखाया जाए। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैंने बोला है, लेटर लिखा, सब कुछ किया। हमने कहा कि जैसी सुविधा आप ऊपर से भेजते हैं, निसंदेह ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार मिला, जिसने देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना सब कुछ किया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। वो जो चीज़ें ऊपर से लाते हैं ना, वो नीचे आने तक 10% नहीं दिख रही हैं धरातल पे। क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि बीच के जो अधिकारी हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं, और अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनसे सवाल कौन पूछेगा? सवाल हम आप ही पूछेंगे, क्योंकि हर एक खबर मुख्यमंत्री तक नहीं जा सकती, प्रधानमंत्री तक हर खबर नहीं जा सकती। हमारी ड्यूटी कहीं न कहीं बनती है कि जो ऊपर से भेजी गई चीज़ जैसी है, वैसी धरातल पे अगर नहीं आ रही है, भाई सरकार का तो पैसा खर्च हो रहा है, सरकार पैसा बराबर दे रही है, पैसा हमारे आपके टैक्स का पैसा जा रहा है। बीच में लोग घपला कर, अगर सीएमओ साहब ठीक होते, ठीक से संज्ञान लेते, तो क्या कोई अस्पताल चल सकता था ऐसा? कभी नहीं चलता। लेकिन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। हम वो सिस्टम को दिखा रहे हैं।
हमें रात को डर लगता है कि घर तक पहुंचेंगे, हमारे घर से फोन आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही सारी चीजें, ये घटना हमारे साथ घटी है। कई कई पत्रकार इकट्ठे हुए, कई पत्रकारों ने हमें आश्वासन दिए, कई सारे संगठन आए हैं जो कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे आपके साथ, सब कुछ। हमने भी कहा, जो लोग सिफारिश लेकर आए उनसे हमने कहा कि आप एक बार हमारे साथ टेबल पे बैठिए, हम गलत हैं, हम हार जाएंगे, आप जो चाहें वो करिए। अगर अस्पताल गलत है या अस्पताल वाले गलत हैं तो कार्रवाई तो करिए कम से कम। शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं। जो भी कोई आएगा हमसे बात करने, डॉक्टरों का बहुत बड़ा पैनल है जो मेरे से बात करने आया, मैंने भी उनसे ये कहा कि आप एसोसिएशन बनाइए। पत्रकारों की भी एसोसिएशन, तमाम एसोसिएशन होती हैं, लेकिन एसोसिएशन होती है कुछ अच्छा करने के लिए, विस्तार करने के लिए चीज़ों का। गलत चीज़ की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इस वजह से। हम लोग संविधान का चौथा स्तंभ है। इस तरीके से अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करने की सजा मिलेगी तो आपको क्या लगता है कब तक कोई टिक पाएगा? देखिए, होता क्या है रागिनी ना, कि दूर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, साहब आप पत्रकार हो, आप जा रहे हो कहीं, आपका बड़ा प्रोटोकॉल दिखता है कि लोग आपसे डर रहे हैं, लोग दहशत में आ रहे हैं। ये मानसिकता है, जो जिसे हम बचकानी बात कह सकते हैं, बच्चों में इस तरीके की होती है कि वो डर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे यहाँ न्यायपालिका बनी, व्यवस्थापिका बनी, विधायिका बनी, ये सारी चीज़ें बनी, चौथा स्तंभ हम लोग हो गए। चौथा स्तंभ हम पत्रकारिता को, पत्रकारों को इसलिए बनाया गया कि आप बाकी की जो 3 व्यवस्था है उन्हें बैलेंस करेंगे। एक गलत करेगा तो आप बताएँगे, दूसरा गलत करेगा बताएँगे, इसको बैलेंस करेंगे ताकि वो 3 अपनी मनमानी ना कर पाएँ। इसलिए बने पत्रकार। हो सकता है कि ये लोग कहते हैं कुछ पत्रकार उगाही कर रहे हैं, पैसा माँग रहे हैं, वो हर जगह है, सारे सुखा ना जाए हमें। हम सच जो दिखा रहे हैं, हम दिखा दिन भर में 20 फ़ोन आते हैं। कहीं कुछ गलत होता है, रमेश भैया आप आ जाओ, रमेश भैया आप आ जाओ, सब यही कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग फँसते हैं तो वही समाज जो है, वही पीछे हट जाता है। वही समाज खड़ा नहीं होगा आपके साथ आगे आके। हालाँकि हमारे साथ बहुत लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वो समाज खड़ा नहीं होता। और सबसे बड़ी जो समस्या पत्रकारों के साथ आज के दौर में है, इस तरीके से, और यही एक उद्देश्य है। बरेली बहुत छोटा-सा है। हम चाहते हैं कि बरेली में करप्शन जो है मिट तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम हो जाए, फिर हम दूसरे शहरों मूव करेंगे। लखनऊ से मेरे पास फ़ोन आने लगे, बड़े-बड़े चैनलों से। मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आए कि आप हमारे चैनल में, लेकिन हमने कहा कि हम किसी की आइडियोलॉजी पे काम नहीं, अपनी आइडियो हमने देखा, हमें अलग-अलग विषयों पे अध्ययन करना पड़ रहा है। हमें राजनीति शास्त्र को भी समझना है, हमें यूपीएससी की कैसी तैयारियाँ हो रही हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स और अधिकारी कैसे बन रहे हैं, उन पे तैयारी कैसे होती है, लोगों की साइकोलॉजी समाज की कैसे काम कर रही है, लोगों का दर्शन क्या है, मतलब कि लोगों का देखने का नज़रिया क्या है। और हमें ये भी सोचना पड़ता है कि आने वाले 10 साल, 15 साल बाद अगर आज ये ऐसी स्थिति, तो समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, और ये मैसेज भी हमें देना पड़ता है। इसलिए तो हम बता रहे हैं कि आने वाले 10 साल में जो एजुकेशन जो सिस्टम बदलेगा, वो बहुत, अगर हमने इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करा, तो हम वो 10 साल बाद हम खत्म हो जाएँगे। हम अगर उस टेक्नोलॉजी को, उस ज्ञान को, उस विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो हम खत्म हो जाएँगे। सरकार को भी चाहिए कि डिजिटल मीडिया का टाइम आ गया, अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को प्रॉपर आप अपनी मान्यता दीजिए, ताकि जो लोग आज समाज में अच्छा कर रहे हैं, वो कर पाएँ। कई पत्रकारों ने उदाहरण सेट किए, उन्होंने ऐसे-ऐसे स्टिंग दिए सरकार को करके, जिससे सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ। सरकार को करोड़ों रुपए का, और बड़े-बड़े स्कैम होने से बच गए। वो सारे पत्रकार वही थे जो अपना चैनल चलाते हैं छोटे स्तर पे, क्योंकि वो कहीं न कहीं अच्छा करते हैं, तभी उनकी वीडियोज़ चलती हैं, तभी कुछ होता है, और उसके बाद उन्हें यूट्यूब से या गूगल से जो भी पैसा आता है, उससे घर परिवार चलता है। हमारे साथ भी यही होता है, आपके साथ भी यही होता है। हम कहीं से, कोई हमें बाहर से पैसा नहीं देता। अवेयर होना पड़ेगा समाज को, उसे सोचना पड़ेगा कि हम वो जो वीडियो बना रहे हैं, वही वीडियो नहीं बना रहे सिर्फ़। उसके पीछे हम बहुत बड़ा एक, पर्दे के पीछे जो सीन चलता है, फैमिली रिस्क में, हम रिस्क में, रात को सूरज ढलता है, माँ का फ़ोन आ जाता है घर से कि बेटा पता नहीं शाम तक ठीक-ठाक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा घर तक। आपके साथ समस्या होती है, घर से फ़ोन आता है कि बेटा बेटी ठीक-ठाक आएगी, नहीं आएगी। इन सब पे, और अगर पत्रकारों को आप रोड पे खचेड़ के मारोगे, इस तरीके से, और वो भी तब जब आप गलत हो, आप 100% गलत हो। उसके बाद मैं कहता हूँ कि वो डॉक्टर सारे जो अल्कोहल लेते हैं, जो नशा करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। आप ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड के सैंपल लो, हमारे भी सैंपल लो। हम भी कहते हैं कि नशा नहीं होना चाहिए, गुटखा, शराब, सिगरेट सब छोड़ दें। हमारे भी ब्लड टेस्ट लो। अगर हम ऐसा कहते हैं और करते नहीं है तो गलत है। हम ऐसा करते हैं, हम कोई अल्कोहल या किसी, हमें स्वाद नहीं पता कि बियर क्या होती है, सिगरेट क्या होती है, गुटखा, इसलिए हम कहते हैं इन सारी चीज़ों को। डॉक्टर का सीन क्या है, अगर डॉक्टर अल्कोहल लेगा, आप सोचिए ना, डॉक्टर से ज़्यादा रिसर्च हम करते हैं। डॉक्टर सिर्फ बायोलॉजिकली आपकी बॉडी पे रिसर्च करता है, हम इंटरनली आपकी आत्मा पे भी रिसर्च करते हैं कि आप अगर अल्कोहल ले रहे हो तो शरीर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी आत्मा पे भी। फिर आप कैसे रिसर्च करोगे, कैसे आप सही से इलाज कर पाओगे? अगर आप दारू ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, तो कैसे इलाज करोगे?
तो ऐसे कड़े कानून जिस दिन बन जाएंगे हमारे यहाँ, उस दिन चीजें व्यवस्था होने लगेगी। आप देखिए, हम भरसक प्रयास के बाद सब कुछ है, सैकड़ों लोगों ने देखा हमारे साथ मारपीट हुई, हमने कुछ गलत काम नहीं करा, हमारा मुकदमा अभी तक नहीं लिखा जा रहा, 3 दिन हो गए। तो अब हम कहाँ जाएंगे, किससे करेंगे? धमकियां मिल जाएंगी, थोड़े दिन बाद हम चुप, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम पैसे से खरीद नहीं पाएंगे चीजों को, हम सिर्फ सच दिखा सकते हैं। लेकिन अपनी लड़ाई जारी इसलिए रखेंगे कि हमने वो पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद हैं हमारे, या तो मरेंगे या करेंगे, मतलब बदलाव ला के रहेंगे। हमारे मरने के बाद बदलाव आएगा, भले ही लोग मोमबत्तियां जलाने लगे, करेंगे, लेकिन बदलाव तो आएगा। ये कसम खा के बैठे, डरने का कोई मतलब नहीं है, भले ही ये लोग जो सितम करना चाहें कर लें। सरकार को लगातार दिखाते रहेंगे कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके अधिकारी जो हैं वो कोई भी ठीक नहीं है, ये हम बेबाक कहते हैं। सरकार के नियम आ रहे हैं, वो नियम बहुत अच्छे हैं, चाहे वो एजुकेशन पे हो, स्वास्थ्य पे हो, कंस्ट्रक्शन पे हो, डेवलपमेंट पे हो, नीतियां बहुत अच्छी हैं सरकार की। लेकिन नीतियां जिनके हाथों में दे दी जाती हैं, वो लोग करप्ट हैं, उनकी जांच क्यों नहीं होती है? आप बड़े बड़े अधिकारियों की जांच कराइए, उनको देखिए कि वो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है उनकी, सब के सब पैसा खा रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है और आज हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं अपनी समस्याओं के बारे में, और आज हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि साहब एफआईआर उस आदमी पे क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्यों। आज हम सीएमओ को प्रार्थना पत्र देकर आ रहे हैं, फिर हम किसी दूसरे अधिकारी पर जाएंगे, फिर अपनी खबर पे लग जाएंगे, क्योंकि सच दिखा रहे हैं। हमें नहीं पता कि जन्मदिन क्या सेलिब्रेशन होता है, क्या सारी चीज होती है। घर वाले अपना इंतजार कर रहे हैं अलग कि बेटा जल्दी घर आ जाना शाम को। और आप देखो कि क्या होता है, इसको कलयुग और सतयुग कहते हैं, जो लोग भाषा में कहते हैं, हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूँ, तो मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कलयुग और सतयुग। इसी को कलयुग है। आप सच लिखोगे, सच बोलोगे, सच करोगे, आपको डर के रहना पड़ेगा, सहमे सहमे रहना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि आज जन्मदिन है यहाँ। जो लोग करप्ट हैं, पैसा कमा लिया बहुत ज्यादा, उनके विदेशों में जन्मदिन हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, थाईलैंड में जन्मदिन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, शैंपेन चल रही है, सब कुछ हो रहा है। हम सच दिखा रहे हैं तो थाने चौकी के चक्कर लगा रहे हैं जन्मदिन वाले दिन। अब पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं अपना, सिर्फ सच की आवाज उठाने के लिए। और इनडायरेक्ट वे में लोगों को ये लग रहा होगा, अभी डायरेक्ट वे में ये लग रहा है कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है वो हम कुछ और कर रहे हैं। हम कर समाज के ही ले रहे हैं सारा कुछ। आज अगर हम सेलिब्रेशन नहीं है तो समाज के लिए, कल कुछ अगर सुधरेगा समाज में तो शायद वो आज जो बच्चे 2-4 साल के बड़े हो रहे हैं, कल वो 15 साल 20 साल के होंगे, समझदार होंगे। वो एक सवाल पूछेंगे इस दुनिया से, इस लोगों से, जो हम लोगों से, कि जिस समय आपका शहर लूट रहा था, अधिकारी लूट रहे थे, नेता लोग लूट रहे थे आपके शहर को, जो आज शहर बर्बाद है, आने वाले 15-20 साल बाद, उस समय आप कहाँ थे? हम कम से कम ये जवाब दे पाएंगे कि बेटा हमने पूरे प्रयास किए थे, हम पूरे प्रयास कर रहे थे और हम लड़ रहे थे बराबर, लेकिन अकेले थे तो शायद नहीं जीत पाए। क्योंकि आज जो शहर की जो स्थिति है, 10 से 15 साल बाद आप ये इंटरव्यू दोबारा देखना, तो मैं बरेली शहर की स्थिति बहुत खराब होगी। जो डेवलपमेंट है, आप तो ये थे, आप समाज सेवक थे, तो आपने उस समय क्या किया? उस समय क्या आपने नेताओं की दलाली करी, अधिकारियों की दलाली करी? मुझे इस बात का गर्व होगा कि 10 साल बाद भी मैं जवाब दूंगा कि बेटा मैंने पूरी लड़ाई लड़ी, जितना मैं कर सकता था उतना मैं कर पाया। वो बच्चे अगर बड़े होकर पूछेंगे तो इस बात का सुकून रहेगा। बाकी पैसा हर किसी की जरूरत है, इतना चाहिए कि घर चल जाए, परिवार चल जाए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती है इंसान की, आवश्यकताएं वो हमेशा चाहिए, उसको कम से कम करके हम चलाते रहेंगे, सारी चीज सच दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। अच्छी जानकारी साझा की और उनके साथ कितना संघर्ष है वो भी बता रहे हैं। संघर्ष के साथ कैसे लोगों के साथ जब कवरेज पे जाते, जो पर्दे के पीछे की कहानी है उस बात को भी आपके साथ साझा किया और अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज बरेली से रमेश राजपूत जी हमारे साथ थे, जिनका यूट्यूब चैनल एक्सपोज टुडे न्यूज के नाम से चलता है। काफी संघर्षशील है, निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम से बरेली में जाने जाते हैं। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ रागनी टाइम्स के लिए।